नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट पे। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। अगर आप अपनी इस कंटिन्यूटी को अपनी सफलता में बदलना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए, जिससे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम अपने आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके पहले के कई क्लासेस में हमने प्रोनाउन के बारे में पढ़ा कि प्रोनाउन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, और उन्हीं टाइप्स के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। पिछले कुछ वीडियोस में हमने 5 प्रोनाउंस के बारे में पढ़ा। तो तो प्लीज़ जितने भी लोगों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि पिछला वीडियोस ज़रूर देखें, ताकि जो भी चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है वो आपको क्लियर हो सके। तो चलिए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। दोज प्रोनाउंस विच आर यूज्ड फॉर प्राइवेसी ऑफ नाउन्स। क्या मतलब है इसका? ऐसे सभी प्रोनाउन जो कि यूज़ किए जाते हैं नाउन्स की निजता को दिखाने के लिए, प्राइवेसी को दिखाने के लिए। मतलब जो काम खुद ब खुद हो, मतलब जो आदमी कहे कि ये काम मैंने खुद से किया है, स्वयं को दिखाए, प्राइवेसी को दिखाए, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखते हैं क्या इसमें आता है। सबसे पहले है माई सेल्फ, फिर योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, वन सेल्फ, देम सेल्फ एंड योर सेल्फ। ये इतने टाइप के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं जो कि जनरली यूज़ किए जाते हैं। अब हम एक एक करके देखते हैं कि कैसे ये इनका यूज़ होता है। देखिए, इसमें क्या होता है, सिंपल से समझने के लिए आप इतना ध्यान रखिए कि इसमें हमेशा नाउन अपनी प्राइवेसी को शो करेगा, मतलब निजता को शो करेगा। वो जताएगा कि ये काम उसने किया है, मैंने किया है, वो उसमें स्वयं को ऊपर रखेगा। ठीक, तो उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और इनका जो यूज़ होता है जनरली सेंटेंस में हमेशा लास्ट में होता है। कहाँ होता है? लास्ट में, एंड में होता है। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग कैसे। आई शैल टेल हर एवरीथिंग माई सेल्फ। देखिए यहाँ क्या आ रहा है? माई सेल्फ आ रहा है। तो ये नाउन की प्राइवेसी को दिखा रहा है। और आ भी कहाँ रहा है? एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। कहाँ आ रहा है? आखिरी में आ रहा है। ठीक, तो क्या बोल रहा है कि आई शैल टेल हर एवरीथिंग माई सेल्फ, मैं उसको स्वयं ही सब बताऊंगा। ठीक, अगला है वन शुड ट्रस्ट इन वन सेल्फ। खुद के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। ठीक, तो क्या है? वन सेल्फ आ रहा है। कहाँ आ रहा है? एट द लास्ट आ रहा है। ठीक, और एक ये थर्ड वाला है। थर्ड वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाता है। क्या आता है? वन शुड नॉट वेस्ट डैश टाइम। तो डैश की जगह क्या होगा? वंस होगा। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट था तो इस वजह से मैंने इसको दे दिया। कभी कभी ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। ठीक, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मेनली क्या होता है? जो निजता को दिखाएगा, प्राइवेसी को दिखाएगा, मतलब जो काम स्वयं से किया जाए या उसके द्वारा किया जाए। ठीक, तो उसको हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे, जिसमें सब क्या आएगा? माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, और ये सेंटेंस के लास्ट में आता है। आई होप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको क्लियर होगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज इम्फेटिक प्रोनाउन। अब देखते हैं इम्फेटिक। इम्फेटिक मतलब क्या होता है? जो कि किसी सब्जेक्ट पे फोर्स करेगा। फोर्स इन द सेंस मतलब प्रेशराइज करेगा किसी सब्जेक्ट को। इम्फैट मतलब नाम से ही स्पष्ट हो रहा हो कि प्रेशराइज करेगा। किसको प्रेशराइज करेगा? किसी सब्जेक्ट के ऊपर, किसी सब्जेक्ट को करेगा। जैसे क्या लिखा है? When myself, himself, herself, ourselves, etc. are used just after the subject to put pressure on the subject, then it is known as emphatic pronoun. देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन में यही अंतर है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी सब्जेक्ट के ऊपर दबाव नहीं डालेगा, लेकिन जो इम्फेटिक प्रोनाउन होता है वो सब्जेक्ट के ऊपर दबाव डालेगा। अच्छा, अब सब्जेक्ट के ऊपर दबाव कैसे पड़ेगा? हमेशा सब्जेक्ट के ऊपर कब दबाव पड़ेगा? जब सब्जेक्ट के बाद ये सारी जो चीज़ें हैं, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इन सब का यूज़ हो। जब सब्जेक्ट के बाद इन सब का चीज़ यूज़ होगा, इन सब को यूज़ किया जाएगा,
तब हम क्या कहेंगे कि वहाँ इम्फेटिक प्रोनाउन है सब्जेक्ट के तुरंत बाद। देखते हैं कैसे। आई माई सेल्फ टॉक टू हर फादर। क्या बोला जा रहा है? मैं स्वयं से, मतलब आई क्या है? हमारा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के ऊपर क्या लगाया जा रहा है? प्रेशर लगाया जा रहा है। कैसे? सब्जेक्ट के तुरंत बाद माई सेल्फ यूज करके। सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या यूज करके? माई सेल्फ यूज करके क्या लगाया जा रहा है? प्रेशर लगाया जा रहा है। किसके ऊपर? सब्जेक्ट के ऊपर। तो जब भी इन सारे वर्ड्स का यूज करके सब्जेक्ट के ऊपर प्रेशराइज किया जाएगा, तब हम वहाँ उस प्रोनाउन को क्या कहेंगे? इम्फेटिक प्रोनाउन। और ऊपर भी यही सारी चीजें थी, लेकिन क्या था वहाँ? इम्फेटिक प्रोनाउन ना होकर के वहाँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था। उसमें भी माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ ही था। लेकिन उसमें क्या बात बताई गई थी कि ये हमेशा सेंटेंस के लास्ट में आता है, जबकि जो इम्फेटिक प्रोनाउन है वो कहाँ आता है? हमेशा सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा। कहाँ आएगा? हमेशा सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा। क्यों आएगा? ताकि सब्जेक्ट को प्रेशराइज कर सके। ठीक। तो ये दोनों प्रोनाउन हैं एक ही जैसे, लेकिन अलग अलग यूज होता है। और इसी यूज करने के तरीके पे इनको दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक है रिफ्लेक्सिव और एक है इम्फेटिक। आई होप दोनों के बीच में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं हम नेक्स्ट टाइप, जो कि है इनडेफिनिट प्रोनाउन। देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है इनडेफिनिट, मतलब ऐसे प्रोनाउन जो कि निश्चित ना हो। ऐसे प्रोनाउंस जो कि निश्चित ना हो। ठीक। तो उनको हम क्या कहेंगे? इनडेफिनिट प्रोनाउंस। तो द प्रोनाउंस विच आर यूज्ड फॉर इनडेफिनिट नाउन्स, तो ऐसे प्रोनाउंस जो कि अनिश्चित नाउन के लिए यूज हो, जो कि निश्चित नहीं किया जा सके, उन नाउन्स के लिए जो प्रोनाउन यूज होता है उसको हम क्या कहते हैं? इनडेफिनिट प्रोनाउंस। जैसे समवन, एनीवन, नो वन, एवरीवन, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, फ्यू, लिटिल, सम, ऐसे तमाम सारी चीज़ें हैं, होल वगैरह, ये सारी चीज़ें किसमें आ जाती हैं? इनडेफिनिट प्रोनाउन। मतलब जिसको देख करके आप किसी चीज़ को निश्चित नहीं कर सकते, उसको हम क्या कहते हैं? इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। और जैसे पर्सनल प्रोनाउन में मैंने बताया था कि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, उसका जनरल यूज़ होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट उसमें पर्सनल प्रोनाउन था। और पर्सनल प्रोनाउन के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो वो है इंडेफिनिट प्रोनाउन। और इसमें कई रूल्स भी हैं जो कि हम एक एक करके देखते हैं, डिस्कस करते हैं। क्या है? सम रूल्स ऑफ इनडेफिनिट प्रोनाउंस। देखते हैं क्या क्या है। someone, anyone, no one, somebody, anybody, etc. are used for living nouns। अच्छा, ये चीज़ मैं आपको पहले पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि ये सारी जो चीज़ें आती है तो हमेशा लिविंग नाउन के लिए आती हैं। और लिविंग नाउन में भी जनरली किसके लिए आती है? जनरली यूज्ड फॉर मस्कुलिन जेंडर। जब मैंने जेंडर में बताया था, नाउन एंड जेंडर में, तो वहाँ मैंने बताया था कि समवन, एनीवन, इन सब का यूज़ किसके लिए किया जाता है? जनरली मस्कुलिन जेंडर के लिए किया जाता है। ठीक। तो यही चीज़ें यहाँ भी, कि ये जो चीज़ें हैं समवन, एनीवन, नो वन, समबडी, एनीबडी, इनको लिविंग नाउन्स के लिए यूज़ किया जाता है। और लिविंग नाउन्स के लिए यूज़ होगा, और इसके साथ साथ हेल्पिंग वर्ब भी जो यूज़ होगा वो सिंगुलर होगा। क्या होगा? सिंगुलर होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। समवन हैज़ फॉरगेटन हिज पर्स। क्या बोला जा रहा है? समवन हैज़ फॉरगेटन, हैज़ आ रहा है, मतलब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। और हैज़ फॉरगेटन हिज आ रहा है। हिज जनरली किसके लिए यूज़ होता है? हिज हमेशा मस्कुलिन जेंडर के लिए यूज़ होता है। ठीक। और अभी अभी मैंने बताया कि समवन, एनीवन, जो चीज़ निश्चित नहीं है उसमें हम जनरली किसका यूज़ करते हैं? मस्कुलिन जेंडर का यूज़ करते हैं। ठीक। तो उसी मस्कुलिन जेंडर को मानते हुए यहाँ क्या यूज़ हो गया है? हिज यूज़ हो गया है। ठीक है। तो समवन हैज़ फॉरगेटन हिज पर्स। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा रूल है। समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग इज यूज्ड फॉर न्यूट्रल जेंडर फॉर नॉन लिविंग नाउन्स। क्या बोला जा रहा है? कि समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, इन सब को हम क्या मानते हैं? हमेशा न्यूट्रल जेंडर मानते हैं। ठीक। क्या मानते हैं? न्यूट्रल जेंडर मानते हैं। और न्यूट्रल जेंडर जब भी मानेंगे तो मतलब हो गया, वो क्या हो गया? नॉन लिविंग हो गया। और नॉन लिविंग के लिए जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो क्या होती हैं? इट, इट्स, इटसेल्फ। क्या यूज़ होती हैं? इट, इट्स, इटसेल्फ। आइए एग्जाम्पल देखते हैं क्या है इसका।
एवरीथिंग इज नोन बाय इट्स ओन नेम, नॉट बाय इट्स क्रिएटर। तो देखिए एवरीथिंग आ रहा है और एवरीथिंग क्या हो गया हमारा, न्यूट्रल जेंडर हो गया। सो इसके साथ क्या यूज होगा, इट्स यूज होगा। क्या होगा, इट्स। देखिए इट्स यूज हो रहा है ना, बाय इट्स ओन नेम नॉट बाय इट्स क्रिएटर। ठीक, तो इट्स क्यों यूज हुआ, क्योंकि एवरीथिंग कैसे कंसीडर होगा, न्यूट्रल जेंडर में कंसीडर होगा। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एनीथिंग कैन नॉट बी जज्ड बाय इट्स एक्सटर्नल अपीयरेंस, बाय इट्स एक्सटर्नल अपीयरेंस मतलब किसी भी चीज को हम उसके बाह्य बनावट या जो बाह्य तरीके से दिख रहा है उसके हिसाब से जज नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या यूज हो रहा है, एनीथिंग के साथ क्या यूज हो रहा है, इट्स यूज हो रहा है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है, someone, somebody, something is used for affirmative sentence, while as anyone, anybody, anything is used for negative sentence। देखिए अब तक दो रूल पढ़ा है हमने कि someone, anyone, ये सारी जो चीज़ें हैं इनको लिविंग नाउन मानते हुए हम उसमें मस्कुलिन जेंडर का यूज़ करते हैं। ठीक, जबकि जब थिंक वाली चीज़ें आ जाती हैं, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, इनको हम न्यूट्रल जेंडर मान लेते हैं। ठीक, और जबकि वन वन वाली जो चीज़ें आती हैं, समबडी वाली चीज़ें आती हैं, उनको हम लिविंग नाउन मान लेते हैं, मतलब मस्कुलिन जेंडर। दूसरे वाले में था कि जितनी भी चीज़ें लगभग नथिंग वाली जो चीज़ें होती हैं, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, इनको हम न्यूट्रल जेंडर मान लेते हैं, तो उनके साथ न्यूट्रल हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। और इसके अलावा अब जो चीज़ें हैं जिसमें सम वगैरह आएगा, समबडी, समवन, समथिंग, इसको हमेशा याद रखिएगा, इसको हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस मानते हैं, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस मानते हैं। जबकि जब एनी वगैरह हो, एनी वन, एनी बॉडी, एनीथिंग, तब उसको हम निगेटिव सेंटेंस में यूज़ करते हैं। किस में यूज़ करते हैं, निगेटिव सेंटेंस में। जैसे समवन इज वेटिंग फॉर यू, देखिए ये समवन आ गया ना, तो समवन कैसा हो जाएगा सेंटेंस के रूप में, अफर्मेटिव सेंटेंस के रूप में यूज होगा। समवन इज वेटिंग फॉर यू मतलब अफर्मेटिव मतलब होता है पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक, और अगला है एनी वन इज नॉट हेल्पिंग मी। देखिए जहाँ नॉट, नेवर, इन सारी चीज़ों का यूज हो जाता है तब वो सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। तो इसमें देखिए नॉट आ रहा है ना, एनी वन इज नॉट हेल्पिंग मी। ठीक, तो एनीवन के साथ नॉट आ गया, मतलब क्या हो गया यहाँ कि एक निगेटिव सेंस को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, निगेटिव को। ठीक, तो एनीवन इज नॉट हेल्पिंग मी, तो एनीवन के साथ क्या लग गया, नॉट लग गया। जबकि समवन कैसे यूज हो गया, हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह यूज हो गया। ठीक, तो आई होप ये तीनों नियम आपको क्लियर होंगे। क्लोज तीनों हैं आपस में एक दूसरे के, लेकिन तीनों में अंतर है। ठीक है, तो इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा, कोई भी डाउट होगा तो पूछिएगा जरूर। नेक्स्ट है आफ्टर नो वन, नन, नो बडी एंड नथिंग, नॉट इज नेवर यूज्ड। अच्छा, इस चीज़ को भी मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि ये सारी जो चीज़ें आ जाती हैं, नो वन, नन, नो बडी, नथिंग, इन सब के बाद कभी भी नॉट का यूज़ नहीं किया जाएगा। मतलब ऐसे सभी वर्ड जिनसे निगेटिव सेंस निकले उसके बाद कभी नॉट का यूज़ नहीं होगा। ठीक, तो नो वन, नन, नो बडी, नथिंग, इन सब के बाद नॉट का यूज़ नहीं होगा। तो क्या लिखा हुआ है, नो वन हैज़ पेड द फी। एग्जाम्पल है आपका, नो वन हैज़ पेड द फी। तो इसके बाद देखिए यहाँ नॉट यूज़ हुआ है, नहीं, अगर नॉट यूज़ हो जाता है तब ये गलत हो जाएगा। ठीक, तो नॉट कभी भी इन सारे वर्ड्स के बाद यूज़ नहीं होगा। तो देखिए 3 टाइप आज मैंने पढ़ाया है और इन तीनों टाइप में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन खासकर ऊपर के 2 टाइप, एक था जो हमारा रिफ्लेक्सिव और दूसरा था हमारा रिफ्लेक्सिव के बाद हमारा कौन सा था, एम्फेटिक वाला था। ठीक, तो दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं थे, लेकिन किस तरीके से दोनों का यूज़ करके दोनों प्रोनाउंस को अलग अलग पहचाना जाता है ये चीज़ मैंने बता दिया है। और नेक्स्ट हमने शुरू किया है आपका इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन थोड़ा बड़ा है, इसमें कई रूल्स हैं, तो उन रूल्स को हम देखेंगे कि आगे और कौन कौन से रूल्स हैं।
लेकिन जो भी आज जितने भी रूल्स पढ़ाए गए 4 रूल्स, इन सबको आप एक बार दोबारा वीडियो देख लीजिएगा और रिवाइज़ ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सेशन को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि जो भी वीडियोज़ अपलोड हों उन सब का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक यू।